Hello students, welcome to our online platform of Cross Educare. Today we are going to start a new chapter, Plant Kingdom. हर साल नीट में प्लांट किंगडम चैप्टर से मिनिमम 3 to 4 क्वेश्चंस आते ही हैं। 3 से 4 क्वेश्चन प्लांट किंगडम के ये नीट में क्वेश्चन इसके आने ही एकदम संभव है, एकदम 100% रहता है कि आएगा ही। अब हम लोग प्लांट किंगडम समझेंगे। प्लांट किंगडम में जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था आर.एच. विटेकर के द्वारा, उसमें सबसे पहले प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म थे किंगडम मोनेरा में रखा गया। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में रखे गए। उसके बाद फंजाई को एक किंगडम बनाया गया फंजाई का, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स थे, यानी कि दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, यानी द ऑर्गेनिज्म हु हैव क्लोरोफिल that perform photosynthesis for the formation of food are grouped together in the kingdom Plantae by the R.H. Whitaker. And last one is the kingdom Animalia, in which we studied about animals. तो आज हम लोग ये नए किंगडम के बारे में, जो किंगडम प्लांटी है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। अब किंगडम प्लांटी में वे ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए गए हैं जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी करके अपना भोजन खुद बनाते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो पूरा प्लांट किंगडम है, ये 2 टर्म्स के आसपास घूमता है। इसमें टर्म है स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट। अब स्पोरोफाइट क्या होता है और गैमेटोफाइट क्या होता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म इस धरती पर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो उनमें से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं, यानी कि उनमें जो क्रोमोसोम का सेट होता है वो एक सेट मदर से मिलता है और दूसरा सेट फादर से मिलता है। ये दोनों सेट मिलकर के डिप्लॉयड कंडीशन बनाते हैं उस ऑर्गेनिज्म की। और हैप्लॉयड कंडीशन का मतलब है, अगर ऑर्गेनिज्म के पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो उस कंडीशन को हम हैप्लॉयड कहेंगे। अब स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट की बात करते हैं, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉयड सेल से बना हुआ है या उसकी बॉडी का प्रत्येक सेल डिप्लॉयड कंडीशन में है, देन इट्स ऑर्गेनिज्म इज नोन एज स्पोरोफाइट। वो ऑर्गेनिज्म कैसा कहलाएगा? स्पोरोफाइट। अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का हर सेल डिप्लॉयड है तो उसे हम कहेंगे स्पोरोफाइट। वहीं पे अगर ऑर्गेनिज्म की बॉडी का ईच सेल हैप्लॉयड है तो उस बॉडी को, उस ऑर्गेनिज्म को हम जो है वो गैमेटोफाइट कहेंगे। एक्चुअल में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का जो मतलब है वो ये है कि गैमिट बियरिंग ऑर्गेनिज्म या स्पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो ये है कि जो ऑर्गेनिज्म गैमीट बियर कर रहे हों उनको हम गैमेटोफाइट कहेंगे, और जो ऑर्गेनिज्म स्पोर बियर कर रहे हों, माइटोस्पोर, उनको हम स्पोरोफाइट कहेंगे।
लेकिन हमको यहाँ पे अपने दिमाग में ये बना के चलना है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी का हर सेल अगर डिप्लॉयड कंडीशन में है तो स्पोरोफाइट, और अगर हैप्लॉयड कंडीशन में है तो उसे हम गैमेटोफाइट कहेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग। पहले इस चैप्टर में जो पहले के 1-1.5 पेज हैं उसमें आपको क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया गया है। क्लासिफिकेशन के सिस्टम जैसे कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसके बाद में क्लासिफिकेशन का क्या क्या सिस्टम अपनाया गया ऑर्गेनिजम्स को या प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे, एक आउटलाइन देख लें कि प्लांट किंगडम का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसका एक आउटलाइन हम इस फ्लो डायग्राम के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे पूरे प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में डिवाइड कर दिया गया। ये दोनों सब किंगडम है, पहला है क्रिप्टोगैमस और दूसरा है फिनेरोगैमस। यहाँ पे क्रिप्टो का मतलब क्या है? जो क्रिप्टो टर्म दिया हुआ है, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन। हिडन, क्रिप्टो का मतलब है हिडन, और गैमस का मतलब होता है मैरिज, हिडन मैरिज। यानी कि ऐसे प्लांट्स जिसमें सेक्स ऑर्गन्स हिडन होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? सेक्स ऑर्गन जो हैं वो हिडन होते हैं, उनको हम कहते हैं क्रिप्टोगैमस। इनमें जो है सेक्स ऑर्गन, हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में सेक्स ऑर्गन क्या है? प्लांट में सेक्स ऑर्गन है फ्लावर। फ्लावर जो है वो क्या है? सेक्स ऑर्गन है। तो यहाँ पर फ्लावर जो है वो अब्सेंट रहता है, फ्लावर अब्सेंट रहता है। अगर फ्लावर अब्सेंट होगा तो सीड भी क्या होगा बेटा? ये भी अब्सेंट ही होगा, नहीं होगा। वहीं पे फिनेरोगैमस में आते हैं। फिनेरो का मतलब होता है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं फिनोटाइप, फिनोस। ये फिनोस का मतलब होता है जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, यानी एक्सटर्नल। गैमस का क्या मतलब हो गया? मैरिज, यानी कि जिसमें सेक्स ऑर्गन जो हैं वो एक्सपोज्ड हैं। क्या है? यानी एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन। एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन, ऐसे प्लांट्स जिसमें उनका सेक्स ऑर्गन जो है वो एक्सपोज्ड है, दे आर कॉल्ड फिनेरोगैमस। अब इसमें फ्लावर भी होगा, फ्लावर भी प्रेजेंट होगा, और क्या होगा बेटा? सीड भी प्रेजेंट होगा। सीड प्रेजेंट होगा और फ्लावर भी प्रेजेंट होगा। तो ये देखिए, फ्लावर सब में नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है? किसी में फ्लावर प्रेजेंट होता है, किसी में नहीं, लेकिन सीड जो है आपका बनता है हर जगह। क्लियर है? अब देखिए, अगर हम क्रिप्टोगैमस की बात करें तो क्रिप्टोगैमस को फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब ये क्लासेस हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा का मतलब है कि जो प्लांट बॉडी थैलस स्ट्रक्चर है, मतलब दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी कि यहाँ पे सेल मास है, सेल कई सेल एग्रीगेट करके टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर बना दिए हैं, बस वो सेल मास जो है वो थैलस कहलाएगा। ये इसीलिए इसको कहा गया थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में 2 है, फंजाई और एल्गी, जबकि हमको फंजाई नहीं पढ़ना है, फंजाई हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सिर्फ एल्गी। एल्गी को फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, जो डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स एल्गी के अंदर प्रेजेंट हैं, उसके आधार पर इनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लोरोफाइसी, ग्रीन एल्गा, फियोफाइसी, ब्राउन एल्गा, एंड रोडोफाइसी, दैट इज रेड एल्गा। ये 3 क्लासेस में फर्दर जो है डिवाइड कर दिए गए। उसके बाद ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम का मतलब देखिए, जो एल्गी है आपका टोटली एक्वाटिक होता है। अब
लाइफ का एवोल्यूशन जब हुआ, हम जानते हैं कि वो कहाँ हुआ, वाटर में। वाटर से फिर कहाँ आया, लैंड पे आया। तो वाटर से लैंड पे आने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, पहले ऑर्गेनिज्म थे या पहले प्लांट जो थे, वो क्या थे, आपके ब्रायोफाइट्स। ये ब्रायोफाइट्स जो हैं ये वाटर में भी रह सकते हैं और यहाँ पे ये लैंड पे फर्स्ट लैंड प्लांट हैं, लेकिन सक्सेसफुल लैंड प्लांट नहीं है। ये वाटर की रिक्वायरमेंट फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे होती है, इसलिए इनको एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। यानी कि इनको वाटर की भी ज़रूरत होती है जीने के लिए और साथ ही साथ ये लैंड पे होते भी हैं। तो यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो इसका क्लासिफिकेशन 3 क्लासेस में किया गया है। हिपैटिकॉप्सिडा जिसको हम लीवरवर्ट्स कहते हैं, एंथोसिरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा जिसे हम मॉसेस के नाम से जानते हैं। तो ये 3 क्लासेस में इसका डिवीजन किया गया है। फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेगा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट जो है फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट हैं। इनके अंदर वैस्कुलर जो है टिश्यूज का डेवलपमेंट हो गया है, जाइलम और फ्लोएम का डेवलपमेंट हो गया है, लेकिन उतना एडवांस जाइलम फ्लोएम नहीं है जितना एडवांस आपको एंजियोस्पर्म में मिलेगा। यहाँ पे ट्रू लीफ, स्टेम, रूट सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो ये टेरिडोफाइट्स हैं, फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट हैं ये। और इनको 4 जो है क्लासेस में डिवाइड किया गया है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। 4 क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है। उसके बाद आते हैं हम लोग जो फिनेरोगैमस, यानी जहाँ पे एक्सपोज्ड सेक्स ऑर्गन्स हैं। यहाँ पे 2 यहाँ पे बांटा गया है, या जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस का मतलब होता है नेकेड, जिम्नोस का क्या मतलब होता है, नेकेड, और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। ऐसे प्लांट्स जिनके सीड नेकेड हैं, यानी अगर सीड नेकेड है तो यहाँ पे फ्लावर नहीं पाया जाएगा, फ्लावर नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पे फ्लावर अब्सेंट होता है लेकिन सीड प्रेजेंट होता है। क्लियर है? तो जिम्नोस्पर्म में जो है वो नेकेड सीड बनते हैं और इनको फर्दर 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा और जीनोप्सिडा। यहाँ पे फिर एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म हम जानते हैं इनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, डाइकोटिलिडनी एंड मोनोकोटिलिडनी। डाइकॉट का मतलब यहाँ पे है कि ऐसे जिनके सीड में 2 पत्रक होते हैं, 2 जैसे सीडलिंग्स बोलते हैं ना हम लोग, सीड के जैसे चना है, चने में 2 दाल है, अरहर है उसमें भी क्या है, 2 दाल है। इसी तरह से जिसमें 2 कॉटिलिडन्स पाए जाते हैं उनको हम डाइकॉटिलिडन्स कहते हैं, और जिनमें सिंगल कॉटिलिडन होता है, एक कॉटिलिडन होता है, उसको हम मोनोकॉटिलिडन कहते हैं। जैसे गेहूं हो गया, मक्का हो गया, जौ हो गया, ये सब क्या है आपके मोनोकॉटिलिडन्स। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद हम लोग जो है वो देखेंगे जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम। क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम लोग देखेंगे क्या क्या, उसको हम यहाँ देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम सबसे पहले देखेंगे जो अर्ली अटेम्प्ट्स होते हैं। अर्ली अटेम्प्ट्स किए जो बांटा गया था, अर्ली अटेम्प्ट्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम।
फिर हम लोग देखेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, और तीसरा है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये हम एक्चुअल में 3 सिस्टम ये देखेंगे। अर्ली अटेम्प्ट्स के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जानकारी कर लेंगे, अर्ली अटेम्प्ट्स क्या किए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग अर्ली अटेम्प्ट्स पे देखेंगे कि कौन कौन से अर्ली अटेम्प्ट्स लिए गए थे। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशंस की कि ऑर्गेनिजम्स का जो क्लासिफिकेशन है वो कैसे किया गया था, तो ये क्लासिफिकेशन का सिस्टम शुरू हो गया था ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ, ह्यूमन के सिविलाइजेशन के साथ में। ह्यूमन का सिविलाइजेशन के समय में जो प्लांट्स और एनिमल का क्लासिफिकेशन किया गया था, वो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूजेज, जैसे कि जो प्लांट्स यूज होते थे क्लॉथ बनाने के लिए, जो खाने के लिए, जो चारे के लिए, या जो मेडिसिनल वैल्यू थी उनके लिए, इस तरह से उनके यूजेज के आधार पर उनको क्लासिफाई किया गया था डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स और एनिमल्स। उसी के साथ में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला जो अटेम्प्ट हुआ वो किसके द्वारा लिया गया था, वो था अरिस्टोटल के द्वारा। इन्होंने क्या किया था, अरिस्टोटल ने सबसे पहले प्लांट और एनिमल्स यानी ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, प्लांट और एनिमल्स। प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट के बेसिस पे इनको 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। वहीं पे एनिमल्स को इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरबीसी के आधार पर इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, ए नाइमा और ई नाइमा। यहाँ पे आरबीसी अब्सेंट होगा और यहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ ए नाइमा में आरबीसी नहीं होगा, यानी इनका ब्लड जो होगा वो रेड नहीं होगा और इनका ब्लड रेड होगा, ठीक है। इस आधार पर अरिस्टोटल साहब ने जो है वो ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया था, डिवाइड किया था। इसके बाद दूसरा अटेम्प्ट हमको जो देखने में मिलता है वो है चरक। ये इंडिया के जो हैं ये चरक को फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता है, फादर ऑफ आयुर्वेदा, फादर ऑफ आयुर्वेदा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था, प्लांट्स और एनिमल दोनों को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेडिसिनल वैल्यू, ऑन द बेसिस ऑफ मेडिसिनल वैल्यू। इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ था, एनिमल्स। इन्होंने लगभग 200 एनिमल्स को क्लासिफाई किया हुआ था, और प्लांट्स की बात करें तो इन्होंने 340 प्लांट्स को ये क्लासिफाई किए थे, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन का यहाँ पे बेसिस क्या था, मेडिसिनल वैल्यू, ठीक है। तो
ये हमको कुछ जो है एविडेंसेस मिलते हैं पहले के कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम किए थे या क्लासिफिकेशन लागू किए थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये बेसिस, अगर हम बात करें बेसिस की बात करें तो बेसिस जो है वो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से, ये वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव दोनों तरह के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर के यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया प्लांट्स का। इसमें अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो वो साइंटिस्ट, मेन जो साइंटिस्ट थे पहले आपके थियोफ्रेस्टस, एरिस्टोटल, बोहिन, लीनियस, इसमें जो पॉइनियर वर्क किया था वो थियोफ्रेस्टस ने किया था। पॉइनियर वर्क इन्होंने क्या किया था कि जैसे अरिस्टोटल साहब ने डिवाइड किया हुआ था कि हर्ब, श्रब, ट्रीज में इन्होंने 4 ग्रुप बनाया था प्लांट का। वो था हर्ब, श्रब, अंडर श्रब्स एंड ट्रीज। ये 4 ग्रुप यहाँ पे इन्होंने बनाया था। लेकिन सबसे अधिक काम करने वाले जो थे वो कार्ल वॉन लिनियस, यानी कैरोलस लिनियस साहब जो है उन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था। और इन्होंने जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था इनका, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये क्या किया था कि इन्होंने अपने बुक जेनरा प्लांटेरम, इन्होंने एक बुक लिखा था जेनरा प्लांटेरम। इस बुक में सबसे पहले इनका उपयोग किया। इन्होंने पूरे प्लांट किंगडम को, पूरा जो प्लांट किंगडम है इनको 24 क्लासेस में डिवाइड किया था। इन्होंने 24 क्लासेस में पूरे प्लांट किंगडम को डिवाइड किया था, जिसमें से 2 पार्ट बन गया। एक तो है 1 से लेकर, फर्स्ट क्लास से लेकर के 23rd क्लास तक जो है वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, यानी कि इनके सेक्सुअल कैरेक्टर के ऊपर इनको क्लासिफाई किया गया था। यहाँ पे सेक्सुअल कैरेक्टर का मतलब ये इन्होंने यूज किया था नंबर एंड नेचर ऑफ स्टामेन एंड कार्पेल। नेचर एंड नंबर ऑफ स्टामेन एंड कार्पेल, फ्लावर में कितना है, कैसा है, उसके आधार पर इन्होंने 24 क्लासेस बनाए थे पूरे प्लांट किंगडम की। और उसमें फर्स्ट से लेकर 23 तक, ये 23 क्लास तक इन्होंने क्या किया था कि जो है वो सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट को रखा था, जिसको इन्होंने फिनेरोगैमी का ज्ञान। यहाँ पे इन्होंने उसके बाद जो आपका 24th क्लास था, ये था आपका क्रिप्टोगैमी।
यहाँ पे जैसे नाम कैसे रखा, क्लासेस का जो 23 क्लास हुआ या 24 क्लास बनाया गया, इन्होंने नाम कैसे रखा। जैसे मान लिया कि अगर एक स्टामेन प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, सिंगल स्टामेन प्रेजेंट है, तो उसे कहा गया मोनोएंड्रिया। अगर दो स्टामेन प्रेजेंट है तो डाईएंड्रिया। इस तरह से उन्होंने क्लासेस बनाए थे। यानी कि अगर फ्लावर में सिर्फ एक स्टामेन है तो पूरे क्लास को क्या कर दिया गया, मोनोएंड्रिया कह दिया गया। ठीक है, जिस फ्लावर में दो स्टामेन प्रेजेंट हैं उसको डाईएंड्रिया कर दिया। इसी तरह से इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो अगर हम कुछ मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेकर के क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये बहुत सही बात नहीं है, जिसके कारण से क्या होता है कि कई अनरिलेटेड प्लांट्स जो हैं वो एक ही ग्रुप में रखे जाएंगे। अनरिलेटेड, इनका एक ड्रॉबैक यही है कि अनरिलेटेड प्लांट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर। देखिए आर्टिफिशियल जो टर्म आया है, अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि आर्टिफिशियल इसको क्यों कहे। जैसे आप कोई ये ग्रुप बना रहे हैं और ग्रुप में अगर अनरिलेटेड रहेंगे और आप कहेंगे नहीं, जैसे आप 4 लोग हैं एक साथ और चारों का फेस, वेशभूषा, भाषा अलग अलग है और कहते कि नहीं ये चारों भाई बहन हैं। आपने एक ग्रुप में कर दिया, आपने कह दिया कि चारों ये भाई बहन हैं, तो क्या कोई मानने को तैयार होगा? नहीं मानने को। आप बना रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं या जो सामने वाला है वो ये सोच रहा है कि अरे आर्टिफिशियली जो है इनको भाई बहन बना दिए हैं। जैसे फिल्मों में होता है, शिल्पा शेट्टी और सुनील शेट्टी भाई बहन हो जाते हैं, है ना, तो शेट्टी भाई बहन। तो क्या हो गए कि यहाँ पे जो है ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल सिस्टम हो गया। इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे अनरिलेटेड प्लांट्स जब एक ग्रुप में रखे गए तो इसीलिए उनको क्या कह दिया गया, आर्टिफिशियल सिस्टम कह दिया गया। तो ये जो हुआ आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्लियर है? यहाँ पे आपको साइंटिस्ट थियोफ्रेस्टर, एरिस्टोटल, बेहून और लिनियस मेन यहाँ पे यही साइंटिस्ट हैं, जिनमें पॉइनियर वर्क सबसे रहा है थियोफ्रेस्टस का, और सबसे एक्सेप्टेड जो सिस्टम रहा है वो सबसे ज़्यादा दिन तक चलने वाला रहा है वो आपका लिनियस का सिस्टम रहा है। इन्होंने अपनी एक बुक जेनरा प्लांटेरम में पूरे प्लांट किंगडम को 24 क्लासेस में डिवाइड किया था, जिसमें 1 से लेकर 23 तक जो क्लासेस थे वो सारे क्लासेस जो है वो फिनरोगैमी के थे, यानी फ्लावरिंग प्लांट थे, और जो आपका 24th क्लास था वो क्रिप्टोगैमस था। इसमें क्या होता है कि इसमें अनरिलेटेड प्लांट्स आर ग्रुप्ड टुगेदर, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या है, यहाँ पे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये कहा जा रहा है कि अगर दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में नेचुरल एफिनिटी है, नेचुरल एफिनिटी का मतलब है कि नेचुरली वो समान हैं हर तरह से, चाहे उनके हैबिटेट में, उनके स्ट्रक्चर में, उनके फंक्शन में, उनकी फिजियोलॉजी में, साइटोलॉजी में, अगर वो नेचुरली दोनों समान हैं तब आप उनको एक ग्रुप में रखिए। दैट इज कॉल्ड नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। यानी कि यहाँ पे बेसिस अगर हम बात करें, बेसिस
तो हम तो इसमें रखे हैं जो हम सदियों से यूज करते आ रहे हैं, जो क्लासिफिकेशन करने का तरीका वो तो हमने रखा हुआ है, जैसे कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल तो है ही, लेकिन इसके साथ में हमने कुछ ऐड ऑन किया हुआ है, ऐड किया हुआ है, कुछ और चीज़ें हैं या कुछ और कैरेक्टर्स हैं, उनको भी हम जोड़ करके क्या करेंगे, इसके साथ में नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाएंगे। वो दूसरा डायमेंशन क्या है, वो है आपका फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, एनाटॉमी, उसके बाद आपका केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी। तो इन सब कैरेक्टर्स को भी हम ध्यान में रख करके, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो लेंगे ही लेंगे, उसके साथ में हम क्या कर रहे हैं, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, एनाटॉमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स, उसके सेल का स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं हम इंक्लूड कर रहे हैं। और इनके आधार पर हम देख रहे हैं कि अगर दो प्लांट्स में समानता है या डिफरेंस है तो उसी हिसाब से हम उनका ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप बना करके उनको प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के सिस्टम को हम कहेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और इसे देखिए, इसे हम जो है वो 2 डायमेंशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। टू डायमेंशनल क्लास, देखिए एक डायमेंशन तो ये हो गया, एक डायमेंशन हमने ये ले लिया, दूसरा डायमेंशन क्या है हमारा, दूसरा डायमेंशन ये है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है 2 डायमेंशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, अब इसमें आने वाले जो साइंटिस्ट हैं वो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, पहले हैं जॉन रे, जॉन रे, डी कोंडोले और उसके बाद हैं बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर, जो पायनियर काम किया था वो जॉन रे साहब ने किया था, और जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो है बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। बेंथम और हुकर ने पूरे प्लांट किंगडम को क्लासिफाई किया हुआ है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फ्लावरिंग प्लांट को क्लासिफाई करने का काम जो है वो बेंथम हुकर साहब ने किया है। ठीक है, तो आप यहाँ भी आप लिख सकते हैं या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लावरिंग प्लांट के क्लासिफिकेशन का सिस्टम जो है वो किसका सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है, तो बेंथम एंड हुकर जो है वो एक्सेप्टेड मॉडल है आपके क्लासिफिकेशन सिस्टम का। और बेंथम हुकर का जो मॉडल है वो किस पे आधारित है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम का मतलब है कि अगर हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है तो उस ग्रुप में जो ग्रुप है उसमें जो भी इंडिविजुअल रखे गए हैं वो इंडिविजुअल सिमिलरिटी शो करते हैं, और ये जो सिमिलरिटी है ये मॉर्फोलॉजिकल तो है ही है, उनके साथ साथ में फिजियोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक जैसी हैं, इसीलिए उन सबको एक ग्रुप में रखा गया है, यानी कि नेचुरल एफिनिटी के बेसिस पे यहाँ पे रखा गया है इन सबको एक साथ। नेचुरल एफिनिटीज के बेसिस पे जो है यहाँ पे सभी को रखा गया। इसके बाद तीसरा आता है
जैसे सबका अभी हम बेंथम हुकर के बारे में बात करें तो बेंथम हुकर साहब ने भी जो है पूरे प्लांट किंगडम को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ था। पहला था आपका क्रिप्टोगैमी, दूसरा था फिनरोगैमी। फिनरोगैमी को उन्होंने 3 क्लासेस में डिवाइड किया हुआ था। जो 3 क्लासेस हैं वो उसमें सबसे पहले उन्होंने डाइकॉट को रखा, फिर जिम्नोस्पर्म को रखा, फिर मोनोकॉट को रखा। ठीक है, तो मोनोकॉट जो है वो सबसे एडवांस है, तो इसलिए उनको सबसे बाद में उनका नंबर रखा गया। जो डाइकॉट है क्या है, सबसे प्रिमिटिव है, तो इसीलिए डाइकॉट को सबसे पहले रखा गया। लेकिन जिम्नोस्पर्म जो है वो डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों से क्या है, प्रिमिटिव है, जबकि उसका प्लेस पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उसका प्लेस कहाँ है, बीच में है। ठीक है, तो ये एक ड्रॉबैक है। और मोनोकॉट को इन्होंने बढ़िया पोजीशन दिया हुआ है, ये इनका जो है मेरिट है, इनकी अच्छाई है। ठीक है, तो मेरिट जो है क्या है, मोनोकॉट को सही प्लेस किया हुआ है और जिम्नोस्पर्म को गलत प्लेस किया है, ये इनका ड्रॉबैक है। ठीक है, तो सबका हम लोग अगर देखें तो थोड़ा लंबा खींच जाएगा और आपके सिलेबस में है भी नहीं वो सारी चीज़ें, तो इसलिए उसको पढ़ने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं। हमको अपना टारगेट ओरिएंटेड देखना है। अब अगर हम बात करें आगे नेचुरल के बाद, तो नेचुरल के बाद है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखिए, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम को 3 डायमेंशन यानी 3D क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। 3D क्लासिफिकेशन सिस्टम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हमारे पास 2D तो ऑलरेडी है, लेकिन थर्ड जो डायमेंशन था वो थर्ड डायमेंशन था वो फाइलोजेनेटिक या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी, किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के साथ जब हम रिलेट करते हैं, इवोल्यूशनरी, बाकी हम मॉर्फोलॉजिकल, जो एनाटॉमिकल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, साइटोलॉजिकल, ये सारे अगर बिहेवियर देखने के बाद हम एक फाइलोजेनेटिक एनालिसिस करते हैं तो हमको मिलता है कि जो ग्रुप में, एक ग्रुप में रखे गए ऑर्गेनिज्म है, एक ग्रुप में रखे गए ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर अगर कॉमन है, तब तो वो जो ग्रुप बनाया गया है वो बहुत ही परफेक्ट ग्रुप है। अगर जो ग्रुप में ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, एक ग्रुप में ऑर्गेनिज्म रखे गए, उन सभी ऑर्गेनिजम्स का जो एंसेस्टर है, मतलब पूर्वज जो है, वो अगर एक है, सिमिलर है, तो हम वो जो हमारा क्लास बनाया गया है वो सबसे परफेक्ट क्लास है। वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, हमको मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करनी है, साथ ही साथ हमको एनाटॉमिकल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, साइटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल, सारे हमको स्टडी करने के बाद ये हमको देखना है कि इनके क्या कॉमन एंसेस्टर हैं। अगर कॉमन एंसेस्टर हैं तो वो जो क्लास हमने बनाया हुआ, वो ग्रुप जो हमने बनाया हुआ है, वो बहुत ही परफेक्ट ग्रुप है। ठीक है, तो ये फाइलोजेनेटिक स्टडी के साथ अगर हम कोई ग्रुप बनाते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो वो हम रखते हैं अंडर द फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, और ये सबसे एडवांस क्लासिफिकेशन सिस्टम है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 मुख्य साइंटिस्टों का नाम यहाँ पे लिया जाता है। पहले हैं हचिंसन और दूसरे हैं तख्तजान। ये फाइलोजेनेटिक, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि तख्तजान जो हैं वो किस जो है सिस्टम के जो है साथ काम करने वाले हैं। तो ये जो है आपके फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम के साथ काम करने वाले हचिंसन एंड तख्तजान है। ठीक है, इन्होंने जो भी प्लांट का क्लासिफिकेशन किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ फाइलोजेनेटिक। ठीक है, तो ये जो है आपका 3 सिस्टम हो गया। वो पहला है आपका आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल, और तीसरा जो है वो आपका है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप के टैक्सोनॉमी की, जैसे पहला है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में क्या किया जाता है, जो साइटोलॉजिकल बिहेवियर के आधार पर, साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जैसे कि क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर। बिहेवियर कब? ड्यूरिंग मियोसिस। ड्यूरिंग मियोसिस क्रोमोसोम का नंबर कितना है, देखिए क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है और क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा है। जब वो सैग्रीगेट होते हैं, अलग होते हैं ड्यूरिंग मियोसिस, तो किस तरह का वो बिहेवियर शो करते हैं, उसके आधार पर अगर हम जो है क्लासिफिकेशन करते हैं तो उस तरह के क्लासिफिकेशन को हम कहते हैं साइटोटैक्सोनॉमी। ठीक है। दूसरा है आपका, वो है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब है कि केमिकल जो हैं, किसी सेल के अंदर जो भी केमिकल प्रेजेंट्स हैं, उन केमिकल्स के आधार पर, या जैसे किसी में फूड रिजर्व है, उस फूड रिजर्व के आधार पर उसमें प्रेजेंट जो क्रिस्टल्स हैं, जो उसमें जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, लिग्निन, सुबेरिन, ये सब सारी जो चीज़ें हैं, रबर हैं, इन सब चीज़ों के, इन केमिकल्स के आधार पर अगर हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो वहाँ पे हम कहते हैं उसे कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा और सबसे एडवांस टैक्सोनॉमी का सिस्टम है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ये सबसे एडवांस और सबसे रिसेंट तरीका है। इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी प्लांट है या जो भी ऑर्गेनिज्म है, उन ऑर्गेनिजम्स के सभी तरह के कैरेक्टर्स को लिस्ट किया जाता है। तो इसमें 2, 4, 10 कैरेक्टर नहीं, एक साथ में 200, 300, 400 कैरेक्टर्स को एक साथ लिया जाता है और सभी कैरेक्टर्स को इक्वल वेटेज दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी कैरेक्टर को कम वेटेज दिया जा रहा है, किसी कैरेक्टर को ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। सभी कैरेक्टर, चाहे वो छोटे कैरेक्टर हो, चाहे वो बड़े कैरेक्टर हो, चाहे वो वेजिटेटिव कैरेक्टर हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर हो, सभी कैरेक्टर्स को जो है वो इक्वल वेटेज दिया जाएगा। और यहाँ पे 200, 300 या 400 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी किया जाता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब उन सभी कैरेक्टर को हम क्या करते हैं, पहले लिस्ट कर लेते हैं। ठीक है, लिस्टिंग हमने सब क्या कर लिया। अब उन कैरेक्टर्स का प्रेजेंस और अब्सेंस, या उन कैरेक्टर्स के जो फॉर्म हैं, उन फॉर्म्स को हम कोड दे देते हैं। जैसे 0, 1 के कोड में प्रेजेंट है तो 1 और अब्सेंट है तो 0, ऐसा हमने कोड दे दिया। या 1, 2, 3, 4 करके नंबर में हमने उसको क्या कर दिया, कोड कर दिया। ठीक है। अब इन सभी कोड जो फॉर्म हमने बना लिया है, उसका हम क्या करेंगे कि कंप्यूटर में उस डाटा को हम फीड करेंगे और कंप्यूटर अब क्या करेगा, उस डाटा को स्टैटिस्टिकली एनालाइज करेगा। स्टैटिस्टिकल उसमें तमाम सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर की मदद से वो क्या करता है, उसको एनालाइज करता है और जो जिसके ज़्यादा कंपेयर में, जिसके ज़्यादा करीब होगा, यानी जो जिससे ज़्यादा सिमिलरिटी शो करेगा वो उसके पास रहेगा, और जो जितना ही ज़्यादा दूरी शो करेगा यानी डिससिमिलरिटी शो करेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, दूर होगा।
तो ये जो है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में किया जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिस्टिंग ऑफ कैरेक्टर, फिर कोड देंगे हम कैरेक्टर का, फिर उस कोड को हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में फीड करेंगे, फिर कंप्यूटर क्या करेगा, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेगा। ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद अब हमको वो ग्रुप बना करके दे देगा, जितने भी सिमिलर प्लांट्स होंगे या ऑर्गेनिज्म होंगे उनको एक ग्रुप बनाएगा, और जो डिसिमिलर होंगे उनका अलग अलग ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो ये है आपका न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, और सबसे एडवांस टैक्सोनॉमी है ये। ठीक है, इस समय का सबसे एडवांस टैक्सोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स को एक साथ लेकर के जो है बनाया गया है। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो अगर देखिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।